Hello everyone. So in this lecture we will only solve some examples, some questions. In some questions we will also understand how to apply the graphs that we have developed in the last lecture. Okay, जो भी trigonometric functions के ग्राफ हमने अपने पिछले लेक्चर में बनाए थे, डेवलप किए थे, उनको हम लोग क्वेश्चंस में किस तरीके से यूज कर सकते हैं, कुछ थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको समझ में आएगा. बाकी तो मेजर यूज जो है उन ग्राफ्स का वो आपको दिखेगा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन वाले चैप्टर में, जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस और इनइक्वालिटीज को सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन है साइन 1, साइन 2, साइन 3, साइन 7 को हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. ओके, मतलब मुझे ये कहीं ना कहीं बताना है कि इनमें से सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सा है, सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सा है. दूसरी चीज़ ये आपको सबसे पहले तो समझना ज़रूरी है कि यहाँ पे जब भी ऐसा डिग्री करके ऐसा ये वाला साइन ना दिया जाए तो खुद से वो नहीं मानना चाहिए, है ना. अगर यहाँ पे दो चीज़ें हैं, या तो ऐसा करके लिखा होगा, एक छोटा सा सर्कल बनाया होगा, या फिर सी लिखा होगा. जब भी सी लिखा होगा तो तुम उसे रेडियन समझोगे, ओ लिखा होगा छोटा सा सर्कल तो डिग्री समझोगे. अगर कुछ नहीं लिखा होगा तो भी वो रेडियन ही हम लोग मानते हैं. तो इसका मतलब ये है कि ये जो एंगल्स हैं 3, 7, 2, 1, ये सब रेडियन के फॉर्म में लिखा हुआ है. ओके, जैसे होता है ना पाई रेडियन की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो है वो 3.14 होती है. पाई बाई 2 की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू देखें तो 1.57. ओके, तो ये रेडियन लिखा हुआ है. अब हमें ये समझना है कि इनमें से कौन सा सबसे छोटा है, कौन सा सबसे बड़ा है, तब हम इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर पाएंगे. तो अगर हम ये सोचें, अगर हम ये कोशिश करें कि ये जो भी एंगल्स हैं हमारे, ये सब एंगल्स मान लो कि अगर ये सब हम कुछ ट्रांसफॉर्म करके इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल बना दें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेके आ जाएं इसको, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें पता है कि साइन जो हमारा रहता है, हमने पिछले ही लेक्चर में ये साइन एक्स का ग्राफ हमने बनाया था. साइन एक्स का ग्राफ ऐसे होता था, 0, पाई, 2 पाई, पाई बाई 2 के ऊपर जो है वो 1 वैल्यू आता है, 3 पाई बाई 2 के ऊपर जो है वो -1 वैल्यू आता है. ये मैंने 0 से 2 पाई का ही ग्राफ बनाया, किसका, y बराबर साइन एक्स का. बहुत ही क्लियरली यहाँ से नज़र आ रहा है कि 0 से पाई बाई 2 तक साइन इंक्रीजिंग है, इंक्रीज हो रहा है. तो अगर मुझे ये एंगल्स के बारे में कुछ आइडिया लग जाए कि ये कहाँ के एंगल्स हैं, तो फिर हम लोग इनका इंक्रीज डिक्रीज बता सकते हैं. तो देखते हैं ज़रा सॉल्यूशन. फर्स्ट, जैसे साइन 1 है, साइन 1 को तो चलो मैं 1 ही रहने देता हूँ. साइन 2 जो है वो मुझे पता है ये पाई बाई 2 से इंक्रीज कर गया. पाई बाई 2 मतलब 1.57 लगभग, तो उससे बड़ा हो गया. तो इसको मैं थोड़ा कुछ एक अलग फॉर्म में लिखता हूँ. इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, पाई -2 में पाई में से सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ. ठीक है, इफेक्टिवली वही लिखा मैंने. ये इसका वैल्यू जो है वो अभी भी इसको सिंप्लीफाई करोगे वो 2 ही है, बस इसको एक अलग फॉर्म में क्यों लिखा वो समझ में आ जाएगा. पाई पाई कैंसिल, ठीक है, तो माइनस माइनस वो +2 बन गया. ठीक है, लेकिन साइन पाई माइनस थीटा जो होता है वो क्या होता है, वो साइन थीटा ही रहता है. तो ये चीज़ हो गया. ठीक है, अब साइन पाई -2 जो होगा, पाई मतलब 3.14, तो 3.14 -2 जब करेंगे तो वो 1.14 के लगभग आ जाएगा आसपास, है ना, अप्रॉक्सीमेटली. ऐसे ही अगर हम देखें साइन ऑफ 3 जो है, तो साइन 3 को भी अगर मैं ऐसे ही लिख लूँ, पाई माइनस पाई बाई 3 कर पाई -3, तो अल्टीमेटली साइन ऑफ पाई -3 बन गया ये, यानी कि साइन ऑफ क्या हो गया ये 0.14, 3.14 -3. और साइन 7 है ना, तो साइन 7 जो है वो 2 पाई से भी बड़ा है, क्योंकि 2 पाई का वैल्यू जो है 6.28 के आसपास होगा, तो उससे भी ग्रेटर है. तो इसको थोड़ा और कम करना पड़ेगा, 2 पाई से कर लेते हैं सब्ट्रैक्ट, है ना. तो साइन ऑफ, इसको ऐसे लिख लेता हूँ मैं, 2 पाई +7 -2 पाई,
ये चीज़ देखो, इफेक्टिवली वो साइन 7 ही लिखा है मैंने, ठीक है, लेकिन एक दूसरे तरीके से उसको लिख दिया। तो मुझे पता है साइन 2 पाई प्लस थीटा वो हो जाएगा सिंपली साइन ऑफ थीटा, और साइन 7 माइनस 6.28 करेंगे तो वो साइन ऑफ 0.72 के आसपास आ जाएगा। अब ये जो एंगल्स हैं इनको देखो, ये चारों एंगल अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट ये वाला, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये एंगल्स हैं, तो इनकी जो वैल्यूज हैं उन वैल्यूज के हिसाब से अगर देखें तो सबसे कम कौन सा है, 0.14 है, फिर उसके बाद 1 है, फिर उसके बाद 1 से पहले तो 0.72 है, फिर 1 है, और फिर 1.14 है, ठीक है। ये एंगल्स हैं, ये एंगल्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे हुए हैं, ठीक है। और 0 से π/2 के बीच में साइन जो है वो इंक्रीजिंग होता है। इंक्रीजिंग होने का मतलब कि कम एंगल पे कम वैल्यू देगा, ज़्यादा एंगल पे ज़्यादा वैल्यू देगा, ठीक है। तो अगर हम इसका साइन कंसीडर करें तो साइन ऑफ 0.14 ये क्या था, साइन ऑफ 3 था ना, साइन 3 ये सबसे छोटा होगा, फिर साइन ऑफ 7 हो जाएगा, फिर साइन ऑफ 1 हो जाएगा, और सबसे बड़ा जो है वो साइन ऑफ 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इनका ऑर्डर है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में बोला लिखने को, अभी हमने इंक्रीजिंग में लिखा, इसको रिवर्स कर दोगे तो वो डिक्रीजिंग ऑर्डर आ जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछा रहता है कि सबसे बड़ा वैल्यू बताओ, तो इन चारों में सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा है, साइन 2 है, स्मॉलेस्ट साइन 3 है। इस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। यही काम आप सेकंड वाले में कर लेना खुद ही। आंसर मैं बता देता हूँ, इनका ऑर्डर ऐसे आएगा, ये आ जाएगा ऑर्डर इनका। सबसे ग्रेटेस्ट जो होगा वो tan 1 होगा, उससे जो छोटा होगा tan 4, उससे भी छोटा tan 7, और सबसे छोटा जो है वो tan ऑफ 10 हो जाएगा, ठीक। फिर तीसरा देख लें, बोला है कि इनमें से मतलब इनको भी अरेंज करना है इंक्रीजिंग, मतलब यही बताना है कि साइन 1 और साइन 1 डिग्री दो चीज़ें लिखी हैं। देखो यहाँ 1 लिखा है, इसका मतलब ये 1 रेडियन है, और ये साइन 1 डिग्री है। अब साइन 1 डिग्री और 1 रेडियन में कौन बड़ा है, तो आप देख लो यहीं पे ग्राफ में ही, इसी ग्राफ में 1 यहाँ पे होगा कहीं, और 1 डिग्री की बात करें तो यहाँ होगा, और 1 रेडियन यहाँ होगा। क्लियरली 1 रेडियन जो है वो 1 डिग्री से ग्रेटर है, तो साइन ऑफ 1 रेडियन जो है वो भी साइन ऑफ 1 डिग्री से ग्रेटर हो जाएगा, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है दोनों के दोनों, 1 डिग्री और 1 रेडियन। फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब 0 से लेके 1.57 तक होता है, ठीक है। तो साइन 1 जो है वो ग्रेटर है, साइन 1 डिग्री जो है वो स्मॉलर है। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन ये है, ये 5 ऑप्शन लिखे हुए हैं, इनसे बताना है कि कौन सा पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। पहला है जैसे tan थीटा इक्वल टू 10 पावर 6, क्या ये पॉसिबल हो सकता है, किसी एंगल के लिए tan का वैल्यू जो है वो 10 पावर 6 यानी कि 1 लाख, क्या ये हो सकता है? बिल्कुल, क्योंकि हमें पता है कि tan थीटा का जो रेंज है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, कोई भी रियल वैल्यू अटेन कर सकता है tan थीटा, तो 1 लाख भी हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है। फिर सेकंड, sec थीटा क्या 1/2 हो सकता है? नहीं, क्योंकि sec थीटा का जो रेंज है वो 1 से ग्रेटर होना चाहिए या -1 से स्मॉलर होना चाहिए। थर्ड, अगर हम देखें cos थीटा क्या 1 + p² अपॉन 1 - p² हो सकता है, p² हमेशा पॉजिटिव होगा, तो 1 + p², ठीक है, 1 + p² जो लिखा है डेफिनेटली ये 1 - p² से ग्रेटर होगा, ठीक है। वन प्लस p² जो है वो डेफिनेटली 1 - p² से ग्रेटर होगा। अगर हमारा डिनोमिनेटर स्मॉलर है और न्यूमरेटर ग्रेटर है तो फ्रैक्शन तो 1 से ग्रेटर हो गया ना, cos थीटा का वैल्यू 1 से ग्रेटर नहीं हो सकता, तो ये भी पॉसिबल नहीं हुआ। sin थीटा इक्वल टू 7/6, अगेन नॉट पॉसिबल बिकॉज
साइन थीटा कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1, साइन थीटा इक्वल टू एक्स प्लस वन बाई एक्स, एक्स प्लस वन बाई एक्स, जहाँ पर एक्स कोई भी रियल दे दिया है ना, एक्सेप्ट जीरो ऑब्वियसली। तो एक्स प्लस वन बाई एक्स ये जो है इसका रेंज आपको पता है, ये माइनस इन्फिनिटी से -2 या फिर 2 से इन्फिनिटी, हमेशा ये 2 से ग्रेटर होता है या -2 से स्मॉलर। साइन थीटा तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो 2 से ग्रेटर हो या -2 से स्मॉलर हो, तो ये वाली चीज़ भी पॉसिबल नहीं है। ओके, फिर और आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, हमें इसका मिनिमम वैल्यू बताना है। ठीक, साथ में ये बताया कि जो हमारा थीटा एंगल है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है कोई भी, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव रहते हैं, ये हमें पता है। तो अब हमें इसका मिनिमम वैल्यू देखना है, 2 cos थीटा प्लस 1 बाई साइन थीटा प्लस √2 tan थीटा। ओके, अगर ये सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ये सब पॉजिटिव हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम लोग अगर एप्लीकेबल है तो AMGM इनइक्वालिटी अप्लाई कर सकते हैं, AMGM इनइक्वालिटी अप्लाई कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि जिन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या जिन टर्म्स के ऊपर हम अप्लाई करने जा रहे हैं AMGM इनइक्वालिटी पॉजिटिव होने चाहिए, तो वो तो ऑलरेडी गिवन है यहाँ पे। अच्छा, ये कैसे पता चला कि हमें यही करना चाहिए? देखो, मिनिमम वैल्यू पूछा है तो कहीं ना कहीं मुझे एक तो इस चीज़ की जो वैल्यू है ये ग्रेटर दैन इक्वल टू समथिंग आना चाहिए, तब मैं बोलूँगा कि इसका मिनिमम वैल्यू अगर ग्रेटर दैन इक्वल टू y आया तो मैं बोलूँगा कि इसका मिनिमम वैल्यू जो है वो y है। ठीक है ना? तो एक तो ये इक्वेशन है अपने पास में, और दूसरी चीज़ ऐसे हिंट मिल सकता है कि अगर हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करने से cos थीटा 1 sin थीटा cot थीटा इंटू tan थीटा वो 1 हो जाएगा। तो जब हम ज्योमेट्रिक मीन इनका कैलकुलेट करेंगे वहाँ पे इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन 1 आ जाएगा, मतलब एक कांस्टेंट कोई नंबर मिल जाएगा मुझे। तो वहाँ से एक तो हिंट मिला कि AMGM इनइक्वालिटी हम लोग क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो करते हैं ज़रा। ठीक है, इन तीनों का सम डिवाइडेड बाई 3 ग्रेटर देन इक्वल टू, तीनों का प्रोडक्ट जो है वो 2√2 हो जाएगा सिंपली। क्यों? क्योंकि ये तीनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे मल्टीप्लाई होके। ठीक है, अब हम ये जो 3 है इसको भी यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक, तो 2 cos थीटा प्लस 1 बाई साइन थीटा प्लस √2 tan थीटा का वैल्यू आ गया हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इंटू 2√2 का पावर 1/3। बस यही आंसर हो गया हमारा। ठीक है, यही हमारा मिनिमम वैल्यू हो गया। ओके, फोर्थ क्वेश्चन पे देखा जाए क्या है। फोर्थ क्वेश्चन हमारा, फोर्थ क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर विच a स्क्वायर माइनस 6 साइन x माइनस 5a इज लेस देन 0 फॉर एवरी रियल वैल्यू ऑफ x। x की किसी भी रियल वैल्यू के लिए ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये हमेशा नेगेटिव होना चाहिए। ओके, a स्क्वायर माइनस 6 साइन x माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से a स्क्वायर माइनस 5a लेस देन इक्वल टू 6 साइन x हो जाएगा। ठीक है ना? ओके, किसी भी रियल वैल्यू ऑफ x के लिए हमें पता है कि ये जो साइन x होगा ये हमेशा 1 से स्मॉलर होगा। साइन x जो होगा वो हमेशा 1 से स्मॉलर होगा। इसका मतलब कि 6 इंटू साइन x जो होगा वो हमेशा क्या हो जाएगा, 6 से स्मॉलर होगा। या फिर इसको ऐसे भी समझ लो, 5a/6 ऐसे करके लिख लिया और यहाँ पे साइन x लिखा मैंने। ठीक है, यहाँ अगर मैं नंबर लाइन बनाऊँ, यहाँ -1 है, यहाँ 1 है, साइन मेरा इनके बीच में है। ठीक है, और ये साइन इस वाले नंबर से a स्क्वायर माइनस 5a
अपॉन 6 से ग्रेटर होना चाहिए। इसका मतलब कि ये जो नंबर है ये कहीं ना कहीं -1 से स्मॉलर रहना चाहिए। -1 से स्मॉलर अगर यहाँ पे इस रेंज में कहीं पर भी ये वैल्यू डालोगे तो साइन एक्स का जो वैल्यू है वो -1 से 1 हमेशा इससे ग्रेटर हो जाएगा, a² -5a/6 से। ठीक है, तो अगर इस पूरे टर्म का वैल्यू a² -5a/6 का वैल्यू -1 से कम हो गया तो हमेशा ही ये साइन एक्स से कम रहेगा, क्योंकि साइन एक्स हमेशा -1 से ग्रेटर होगा। ठीक है, तो बस इसी बात को लिख लेते हैं हम लोग मैथमेटिकली। तो इसको हम लोग मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं, a² -5a/6 इज लेस देन और इक्वल टू -1। ठीक है, अब ये सिंपल तुम्हारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। a² -5a 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा, और ऐसा हो जाएगा ये इसका फैक्टर a-3 a-2 लेस देन इक्वल टू 0। नंबर लाइन बनाया हमने, ये हो गया 2 हमारा 3। ठीक है, तो रूट्स के बीच वाला हिस्सा हमारा ये आंसर आ गया 2 से लेके 3 तक। a का वैल्यू हमारा 2 से 3 हो सकता है। आंसर a बिलोंग्स टू दिस। ओके, नेक्स्ट 5th question says find the value of p so that the equation this has a real solution। इस इक्वेशन का रियल सोल्यूशन अगर है तो ऐसे में p का वैल्यू क्या होना पड़ेगा। ठीक, अब ये इक्वेशन जो है अगर हम ध्यान से देख पा रहे हैं तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला तो हम लोग हमेशा अप्लाई कर ही सकते हैं। अगर मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करके और एक्स का कॉस एक्स का वैल्यू, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक किसके टर्म में है, कॉस एक्स के टर्म में, तो कॉस एक्स का वैल्यू आ जाएगा मेरे पास p+3 माइनस b प्लस माइनस रूट के अंदर b² -4 ac डिवाइडेड बाई 2a। ठीक, अब इसको अगर हम पूरा सिंप्लीफाई करेंगे तो आप करके देखना, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ p+3 प्लस माइनस यहाँ पे ये आ जाएगा p-5 के इक्वल। ठीक है, ये पूरा रूट जो है वो सॉल्व करने के बाद। ठीक, अब यहाँ से दो वैल्यू आएगा, एक प्लस के साथ लेंगे तो और एक माइनस के साथ लेंगे तो प्लस अगर हम कंसिडर करें तो 2p - 2/4 यानी कि p-1/2 एक वैल्यू हो गया, और माइनस लें तो p कैंसिल हो जाएगा, 5 + 3 8/4 यानी कि 2 हो जाएगा। ठीक है, अब cos x की ये दो पॉसिबल वैल्यू आ रही है, कौन कौन सी, p-1/2 और 2। डेफिनेटली 2 नहीं हो सकता है cos x का वैल्यू। cos x का वैल्यू क्या हो सकता है, p-1/2 हो सकता है। वो भी सिर्फ और सिर्फ तभी हो सकता है जब p-1/2 का वैल्यू -1 और 1 के बीच में रहे। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चला कि p-1/2 -1 और 1 के बीच में है। मैं ऐसे लिख सकता हूँ ये चीज़। फिर 2 से p का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो ये अब इन इक्वेशन सॉल्विंग हो गया। 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये -2 लेस देन इक्वल टू p-1 लेस देन इक्वल टू 2 प्लस 1 अगर ऐड कर दें हम लोग तो यहाँ पे -1 लेस देन इक्वल टू p लेस देन इक्वल टू 3। p का वैल्यू पूछा गया था तो हमारा आंसर आ गया। p का वैल्यू -1 और 3 के बीच में होगा, तभी ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया था cos x के टर्म में, इसका कोई ना कोई एक रियल सोल्यूशन मिलेगा। ओके, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कुछ तो हमें रेंज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन या कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखा रहेगा। ठीक है, और हमसे उनका रेंज पूछ लिया जाएगा। तो देखते हैं ऐसे क्वेश्चन हम लोग कैसे कर सकते हैं। जैसे पहला है बहुत ही सिंपल, 3 sin x - 4 cos x का रेंज बताओ। ठीक है, अगर आपको याद हो पिछला लेक्चर, मतलब जस्ट पिछला नहीं, पीछे के लेक्चर्स अगर आपको याद हो तो a sin x + b cos x इस तरीके का
क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का वैल्यू हम लोग मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू देख चुके हैं। इसका रेंज आता है -√/a² + b² से लेके ये, ठीक है। तो अगर वो देखें हम लोग यहाँ पे a और b का वैल्यू क्लियरली 3 और -4 है, तो इनका स्क्वायर का जो सम है वो 25 हो जाएगा, रूट उसका 5, यानी कि -5 से 5 हो गया, ठीक। अब देखते हैं सेकंड क्या है। सेकंड है 1/5 sin x - 6, इसका रेंज बताना है। sin x का रेंज हमको पता रहता है, sin x का रेंज होता है -1 से लेके 1, तो sin x इंटू 5 करेंगे तो वो -5 से 5 हो जाएगा, यानी इक्वेशन में 5 का मल्टीप्लाई कर दिया, फिर -6 कर दिया, ठीक है। तो -6 किया तो यहाँ -11 और 5 -6 हो गया -1, ओके। अब ये देख लो 5 sin x - 6 का वैल्यू -11 से लेके -1 तक है। अगर मैं नंबर लाइन बनाऊँ तो -11 यहाँ पे -1 और यहाँ कहीं 0 होगा, -11 से -1 मतलब ओवरऑल नेगेटिव ही है, ये बीच में 0 है नहीं कहीं। और मुझे लेना है इसका रेसिप्रोकल, अल्टीमेटली मुझे क्या चाहिए, इसका रेसिप्रोकल। बीच में कहीं 0 होता तो दिक्कत थी, लेकिन 0 तो है नहीं यहाँ पे, तो सीधा ही हम लोग रेसिप्रोकल ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे रेसिप्रोकल लेते वक्त इन इक्वेशन का साइन जो है वो रिवर्स हो जाता है। तो जब हम रेसिप्रोकल इसका कंसिडर करेंगे 1/5 sin x - 6, तो यहाँ -1/11 आ जाएगा और यहाँ -1/6, लेकिन इन इक्वेशन का साइन जो है वो रिवर्स हो जाएगा। सॉरी, ये -1/6 कहाँ से आया, -1 का रेसिप्रोकल तो -1 ही रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा fx हो गया, fx का वैल्यू ये आ गया -1 से लेके -1/11 तक। लिखने का तरीका प्रॉपरली ऐसे होता है, सबसे स्मॉलर वैल्यू जो है वो लेफ्ट में लिखते हैं, ग्रेटर वाला राइट में लिखते हैं। तो ये आंसर हो गया हमारा, ओके। आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा sin² x + cos² x, ओके। sin² x + cos² x, ये तो बहुत ही सिंपल है। sin² x + 1/sin² x लिखा है ये, है ना, ठीक है। और sin² x आपको पता ही है, ये हमेशा sin² x जो है ये तो 0 और 1 के बीच में होगा। इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को डिफाइन होने के लिए sin x का वैल्यू जो है वो 0 भी नहीं हो सकता, क्योंकि फिर 1/sin डिफाइन नहीं होगा। तो 0 1 के बीच में ये पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो कोई भी पॉजिटिव नंबर प्लस उसी पॉजिटिव नंबर का रेसिप्रोकल, ये हमेशा क्या होता है, 2 या 2 से ग्रेटर। तो बस इसका आंसर आ गया, ये ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो गया, 2 हो गया, है ना। नेक्स्ट fx = 1/4 cos x - 3, ओके। यहाँ हम लोग cos x से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि cos x का रेंज हमको पता होता है, वहाँ से धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म करते हुए यहाँ तक पहुँचना है। तो पहले तो 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये -4 से 4 हो गया। फिर हमें इसमें -3 कर देना पड़ेगा हर तरफ, 4 - 3 यहाँ पे राइट में 1 हो गया और यहाँ -7 हो गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ -7 और 1 के बीच में चूँकि मुझे रेसिप्रोकल लेना है, तो -1 और 7 के बीच में 0 भी आ गया। तो 0 अगर आ गया तो डायरेक्ट रेसिप्रोकल नहीं लेंगे इसका, पहले 0 को अलग करना पड़ेगा। तो इसको मैं थोड़ा एक अलग तरीके से ऐसे लिख दूंगा, ठीक है। एक ही बात है, बस 0 के सेपरेट कर दिया कि 4 cos x - 3 का वैल्यू जो है वो या तो -7 और 0 के बीच में होगा, या 0 और 1 के बीच में होगा, 0 नहीं होगा,
ठीक है, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो 1/0 फिर तो f(x) डिफाइन ही नहीं हुआ ना। अब हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो 1/4 cos x माइनस 3, इस केस में -1/7, ये रेसिप्रोकल लेंगे तो इन इक्वेशन का साइन पलट जाएगा और यहाँ पे भी ये, ठीक है, यहाँ हो जाएगा -∞। क्यों? क्योंकि ये 0 से थोड़ा सा कम है, इसका वैल्यू जो है वो 0 से थोड़ा सा कम मतलब नेगेटिव है। तो 0 से थोड़ा सा कम मतलब कि आप समझो माइनस, ऐसे 1,00,000 बार 0 लिखा है, ठीक है, और 1 है लास्ट में, तो इसका जब रेसिप्रोकल करेंगे तो वो बहुत ही बड़ा नंबर होगा लेकिन नेगेटिव में होगा, तो उसी को बोलते हैं हम लोग -∞। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे और 1/4 cos x माइनस 3, ये प्लस इन्फिनिटी, इन इक्वेशन का साइन रिवर्स और 1 का रेसिप्रोकल 1। तो अल्टीमेटली हमारा आंसर क्या आया, f(x) जो है f(x) बिलोंग्स टू -∞ से -1/7 या फिर 1 से इन्फिनिटी। ये आंसर हो गया हमारा। जब भी इन्हीं ये रेसिप्रोकल लेना हो इन इक्वेशन सॉल्व करते वक्त तो बीच में 0 है या नहीं है ये ध्यान रखना पड़ेगा। 0 है तो उसे हमें सेपरेट करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखें, f(x) इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स प्लस 2। इस तरीके के क्वेश्चन में परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड लगा लो। साइन एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा और -3 साइन एक्स भी आ जाएगा, प्लस 9/4 आएगा, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ -9/4 कर दिया, ठीक है। तो अब ये बन गया साइन एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर और -1/4। अगेन साइन एक्स का तुम्हें पता है, साइन एक्स से स्टार्ट करो और धीरे धीरे करते करते यहाँ तक पहुँचना है, साइन एक्स -1 से 1 के बीच में। तो साइन एक्स माइनस 3/2 कहाँ से कहाँ तक भाई, -3/2 कर दो हर एक तरफ, तो -1 -3/2 क्या हो जाएगा, -5/2, और 1 -3/2 हो जाएगा -1/2। फिर अब इसका स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर किया तो साइन एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, देखो इसका होल स्क्वायर और ये दोनों का होल स्क्वायर करना है, तो 5/2 का होल स्क्वायर -5/2 का होल 25/4 और ये 1/4, ठीक है। तो अब इसलिए 1/4 छोटा है और 25/4 बड़ा है, तो छोटा वाला पहले लिखेंगे हम लोग। 1/4 से लेके कहाँ तक आया, 25/4 तक, ठीक है। तो अभी तक ये इतना बना लिया हम लोग, अब -1/4 और कर देना है इसमें, तो -1/4 या अगर यहाँ पे करूँ मैं तो ये f(x) बन जाएगा और लेफ्ट में 1/4 -1/4 0 बन जाएगा और यहाँ पे 24/4 यानी कि 6 बन जाएगा। तो ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। रेंज आ गया 0 से लेके 6, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन जो है देख लो एक बार, ये बहुत ज़रूरी है ये वाला डिफरेंस समझना। क्वेश्चन सेम है, दोनों क्वेश्चन सेम है, लेकिन बस यहाँ पे अंतर ये है कि इस प्रीवियस क्वेश्चन में जो हमने अभी सॉल्व किया उसमें x पे कोई कंडीशन नहीं दिया था, यहाँ x पे कोई एक एक्स्ट्रा कंडीशन दे दिया। एक्स्ट्रा कंडीशन ये है कि x का वैल्यू जो है वो 0 से π/2 ही है, तो 0 से π/2 है तो उससे क्या डिफरेंस आ जाएगा वो देखना है। डिफरेंस क्या आ जाएगा ये देखते हैं जरा। करेंगे तो यही काम हम लोग यहाँ पर भी, मतलब ये वाली चीज़ f(x) को मुझे स्क्वायर कंप्लीट करके इसका ऐसे तो लिखना ही है ये, लेकिन अब यहाँ पर मैं साइन एक्स -1 से 1 लेके नहीं चल सकता। क्यों? क्योंकि x मुझे दे दिया, x पे कोई एक्स्ट्रा कंडीशन लगा दी
ठीक है, साइन एक्स का ग्राफ तो वैसे ही होता है 0 पाई 2 पाई, है ना। लेकिन जब 0 से सिर्फ पाई बाई 2 ही दिया तो मतलब मुझे सिर्फ इतनी चीज़ बताई ये वाली, तो ऐसे में साइन एक्स मेरा 0 से 1 ही होगा सिर्फ। ये बात समझ में आ रही है। तो इस केस में बस डिफरेंस ये आ जाएगा कि यहाँ जो है हम लोग -1 से 0 न लेके 0 से 1 लेके चलेंगे, और बाकी सारा प्रोसीजर जो है वो बिल्कुल ऐसा ही रहेगा। पहले इसमें फिर -3/2 करेंगे, फिर होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है, फिर लास्ट में -1/4 कर देंगे। तो ये डिफरेंस है, ये देख लो जरा, ठीक है। ये करना आपको, देख क्या आंसर आता है बताना। आई होप आपको क्लियर हुआ ये। एक्स पे एक्स्ट्रा कंडीशन यहाँ कुछ नहीं दिया था, तो यहाँ नहीं दिया था तो हम सारा रियल वैल्यू लेके चल रहे थे, ठीक है। तो यहाँ साइन एक्स जब एक्स पूरा ही है तो -1 से 1 पूरा वैल्यू मिल गया मुझे ये, ठीक है। लेकिन इस केस में सिर्फ एक्स रेस्ट्रिक्ट कर दिया 0 से पाई/2 में, तो उसमें साइन एक्स का ग्राफ यही बना, तो मुझे साइन एक्स का वैल्यू सिर्फ 0 से 1 ही मिला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये एफ एक्स रूट के अंदर कुछ लिखा हुआ है ना +2, ठीक है। यहाँ पर भी वही काम कर लेंगे हम लोग। ये साइन एक्स -3 का होल स्क्वायर लिखा है, ठीक है। तो ये फाइनली साइन एक्स -3 का मॉडुलस +2 करके ऐसा आ गया। एफ एक्स हमने सिंप्लीफाई कर लिया। फिर वही हम लोग साइन एक्स का हमें पता रहता है, ठीक है। एक्स पे यहाँ पे कोई कंडीशन है नहीं, तो हम लोग सारा ही रियल वैल्यू जब एक्स को मान के चलेंगे, मतलब कंप्लीट डोमेन एक्स का, साइन एक्स का कंप्लीट डोमेन, तो साइन एक्स का ग्राफ तो मतलब ये सब कुछ होगा ना, तो -1 से 1 पूरा ही वैल्यू मिलेगा साइन एक्स का। तो इसीलिए साइन एक्स -1 से 1 से स्टार्ट किया, फिर -3 कर देना है, तो यहाँ -4 और -2, फिर मॉड लेना है। साइन एक्स -3 अगर -4 से -2 है तो उसका मॉडुलस जो है वो कहाँ से कहाँ तक जाएगा, ये सोचिए आप। मॉडुलस 2 से 4 चला जाएगा, 2 से 4, ठीक है। मॉडुलस नेगेटिव को पॉजिटिव बना देता है। नंबर लाइन बना के देख लीजिए, ये 0 यहाँ -2 कहीं होगा, यहाँ -4, ये जितनी भी वैल्यूज यहाँ पे हैं ये सबको वो ट्रांसफ़र कर देगा 2 से 4 में, ठीक है। ओके, तो ये तो मॉडुलस हो गया हमारा। अब इसमें +2 और कर देना है, तो ये +2 किया तो यहाँ 6 और यहाँ 4, तो यही हमारा एफ एक्स है, जो कि 4 से लेके 6 के बीच में आ गया, यही हमारा रेंज हो गया। अगर इसका मिनिमम वैल्यू पूछा जाएगा तो हम बताएंगे 4, मैक्सिमम पूछा जाएगा तो हम बोलेंगे 6। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसको हम लोग पहले तो सेक और कॉसेक है ना, इसको टेन और कॉट में चेंज कर लेते हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ 9 + 9 tan स्क्वायर एक्स प्लस 4 + 4 कॉट स्क्वायर एक्स, ऐसा हो गया। ये 9 + 4 हो गया 13 प्लस 9 tan स्क्वायर एक्स प्लस 4 कॉट स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब देखो, सिर्फ मैं ये अंदर वाली चीज़ लेता हूँ पहले, 9 tan स्क्वायर एक्स प्लस 4 कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 13 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 3 tan x, ठीक है। 3 tan x माइनस 2 cot x, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये दोनों टर्म मिल जाएगा। इसके अलावा और क्या मिलेगा, 2 × 3 × 2 -12 और आ जाएगा इसमें, ठीक है। क्योंकि tan और cot तो कैंसिल हो जाएगा, वो 2ab वाला जो टर्म है वो देख लो।
तो -12 को और न्यूट्रलाइज करने के लिए इसमें +12 और +13 पहले से लिखा हुआ है। ठीक है। तो ऐसा करने से क्या बेनिफिट हुआ, ये बन गया 3 tan x - 2 cot x का होल स्क्वायर +25। अब मुझे पता है ये होल स्क्वायर समथिंग है, तो इसका मिनिमम वैल्यू जो है वो 0 होगा, हमेशा ये 0 से क्या रहेगा, ग्रेटर। तो ओवरऑल जो है, ओवरऑल 25 या उससे ग्रेटर रहेगा। तो ये जो अंदर वाली चीज़ थी, ये 25 या उससे ग्रेटर है, जब उसका रूट लेंगे तो ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 5 आ जाएगा। ग्रेटर देन इक्वल टू 5, यही हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब एफ एक्स बिलोंग्स टू 5 से इन्फिनिटी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको पता चलेगा ग्राफ का सिग्निफिकेंस क्या है। बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच दिस फंक्शन sin x माइनस कॉस एक्स रूट ओवर इज डिफाइंड। देखो ये स्क्वायर रूट फंक्शन है, स्क्वायर रूट के अंदर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखा हुआ है। तो ये तो सबको पता रहता है कि स्क्वायर रूट के अंदर वाली जो चीज़ है ये अगर नेगेटिव हो गया, ये चीज़ अगर नेगेटिव हो गया तो फिर हमारा फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो फंक्शन डिफाइन होने के लिए इसको जो है वो 0 या 0 से ग्रेटर होना पड़ेगा। यानी कि साइन एक्स मेरा जो है वो कॉस एक्स से क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर। साइन एक्स होना चाहिए कॉस एक्स से ग्रेटर। और फिर हमें एक्स बताना है 0 से 2 पाई के बीच में ऐसे कौन कौन से एंगल्स हैं जिनके लिए साइन का वैल्यू बड़ा होगा कॉस की वैल्यू से। तो अब इसके लिए देखो 0 से 2 पाई के बीच में अगर हम लोग ग्राफ बना लें इसका, किसका, दोनों का, ये साइन एक्स हो गया मेरा, ठीक है, ये साइन एक्स है। और कॉस एक्स अगर आपको ध्यान हो, कॉस एक्स ऐसा होता है 0 से 2 पाई के बीच में। ठीक है, इसलिए ग्राफ याद रखना बहुत ज़रूरी है। ये 0 हो गया, ये π/2, यहाँ पाई, ये हमारा 3π/2 लिखा है, और ये है 2 पाई। 0 से 2 पाई में ही हम लोग इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि जो हमें x की वैल्यू पूछी है 0 से 2 पाई के बीच में। अब यहाँ सिंपल यही देखना है कि कितने इंटरवल में cos x छोटा होना चाहिए, sin x बड़ा होना चाहिए, sin x ग्रेटर देन cos x। तो sin x का ग्राफ ऊपर रहना चाहिए cos x के ग्राफ से। तो देखो ये जो हाईलाइटेड पोर्शन है, यहाँ पे sin x का ग्राफ cos x के ग्राफ से अबव है, ऊपर है। तो उसके करस्पॉन्डिंग ये जो वैल्यूज हैं x की, इन सब x के लिए हमारा sin x cos x से ग्रेटर होगा। तो अब ये कौन सी x की वैल्यूज हैं देख लो क्लियरली, ये दोनों का इंटरसेक्शन है साइन और कॉस का। अगर मैं इसको P पॉइंट बोल दूँ और इसको Q पॉइंट, तो P पॉइंट इंटरसेक्शन है साइन कॉस का, Q पॉइंट भी इंटरसेक्शन है साइन और कॉस का। लेकिन P0 और π/2 के बीच में, 0 π/2 के बीच में साइन और कॉस कब बराबर होते हैं, π/4 पे। ठीक है, और थर्ड क्वाड्रेंट यानी कि 180 से 270, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस कब बराबर होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में अगेन पाई प्लस π/4 पे, यानी कि 5π/4 पे। तो इसका आंसर ये हो गया कि जब भी x का वैल्यू π/4 से लेके 5π/4 तक है, तो ऐसे कंडीशन में साइन जो है वो कॉस से ग्रेटर है। और जब भी साइन कॉस से ग्रेटर होगा, ये वाला फंक्शन जो है मेरा डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। ये कुछ क्वेश्चन है आपके लिए, आपका होमवर्क, ये आप ट्राई करोगे
ठीक है, इसको नोट कर लो पॉज करके, या स्क्रीनशॉट ले लो और इसको ट्राई करना। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू।